हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HRIQ एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपका जो कंपैरेटिव सीरीज़ चल रहा था, कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ लेबर लॉज, उसका तीसरा पार्ट। और इस तीसरा पार्ट में आपको समझाया जाएगा कमिटीज़ एंड बोर्ड्स। ये वीडियो में स्पेशली 4 एक्ट्स को कवर किया गया है। एक तो आपका हो गया इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979, एंड दूसरा आपका हो गया द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट, ये है आपका 1970। और तीसरा हो गया आपका बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1996। और चौथा आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1946। जो आपका है कमिटीज एंड बोर्ड्स, ये चारों एक्ट में वो सब इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो वीडियो को आगे एंड तक अगर आप यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर की तैयारी कर रहे हैं, जिसका कोड है आपका 55, और साथ ही साथ अगर कोई ईपीएफओ का फॉर्म भरा है, हालांकि ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम है वो आगे चल चुका है, फिर भी अगर कोई ईपीएफओ का फॉर्म भरा है और प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको एक्ट के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी देगा। और अगर आपको कोई एचआर के रिक्रूटमेंट में अगर कोई इंटरेस्टेड है, अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है सर साहू और मेरा फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जो भी नोटिफिकेशन पाने के लिए या फिर एमसीक्यूज़ का पीडीएफ पाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला तो आपका है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन में एक कमिटी है। दरअसल ये इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस के अंदर कोई कमिटीज़ नहीं है, पर इस एक्ट के बनने से पहले जिस कमेटी के रिकमेंडेशन के तहत ये एक्ट बना था, उस कमेटी को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसको बोल रहे हैं कॉम्पैक्ट कमेटी। तो ये कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था? 1977 को ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन का एक्ट बना था 1979 को, 2 साल के बाद। तो ये कमेटी जब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उसका मेन मोटिव क्या था? वो उस टाइम पे इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ किया गया था, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो वो अब्यूजेस और एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। ठीक है, पर इस कमेटी, ये जो कमेटी है, ये एक रिकमेंडेशन दिया गया। इस कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया कि आप एक सेंट्रल लेवल में एक एक्ट बनाइए। तो बाद में जाकर ये एक्ट बना इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979 में। ये जो कॉम्पैक्ट कमेटी है, उसके रिकमेंडेशन के तहत ही ये एक्ट बना था। ये है आपका कॉम्पैक्ट कमेटी। तो नेक्स्ट है आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट में आता है, 1970 का जो एक्ट है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड वहाँ पे आता है। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। और जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को हम बोल रहे हैं सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड को उसी हिसाब से स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड बोल रहे हैं। और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन रहते हैं? यहाँ पे एक चेयरमैन रहता है, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। एक चीफ लेबर कमिश्नर रहता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, या फिर ये एक्स ऑफिसियो भी है। और मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा 17 और मिनिमम यहाँ पे 11। तो 11 से लेकर 17 तक यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स रह सकते हैं। उसके साथ ही आपका नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, तो यहाँ पे मेंबर्स 11 से लेकर 17 रहते हैं, जिसको कि नॉमिनेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, वर्कर्स के नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे ज़्यादा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू रहते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से। ये जो केस है, ये सारे केस में यही रहता है, पर एक में इसमें एक्सेप्शन है, ये आके जाके मैं बताऊंगा। तो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एक चेयरमैन रहता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है।
एक लेबर कमिश्नर रहता है एक्स ऑफिसियो, एक मेंबर जो नंबर ऑफ मेंबर्स रहते हैं 9 से लेकर 11 तक, और स्टेट गवर्नमेंट उनको नॉमिनेट करता है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, ये दोनों केस में सिमिलर है। तो नेक्स्ट है आपका कमिटीज़। तो कमिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड, ये दोनों कमिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उनका अथॉरिटीज़ इनके पास है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो कमिटीज़ होते हैं उनका मीटिंग्स होता है, ये जो मीटिंग्स है उसका कोई टाइम टेबल मतलब साल में एक बार या 2 बार ऐसा कोई नहीं है, जब भी रिक्वायरमेंट्स होता है उसका मीटिंग्स होता है। तो मीटिंग्स में क्या देखा जाता है, ये ऑब्जर्व करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो प्रोसीजर होता है रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, ये उस मीटिंग्स में ऑब्जर्व किया जाता है। ये तीनों आपका आ गया कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर। तो नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1996। तो ये एक्ट में आपका है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, ये है आपका सेक्शन 3 के अंदर। तो इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। एक स्टेट एडवाइजरी कमेटी आपका है सेक्शन 4 में, इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी को अदरवाइज क्या बोलते हैं? सेंट्रल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एडवाइजरी कमेटी। इसी हिसाब से स्टेट एडवाइजरी कमेटी को बोलते हैं स्टेट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एडवाइजरी कमेटी। इसका नाम है एडवाइजरी कमेटी, तो ये कमेटी एडवाइज करेगा, स्टेट एडवाइजरी कमेटी स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में कौन कौन रहते हैं? यहाँ पे एक चेयरपर्सन रहते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। 3 MPs यहाँ पे रहते हैं, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। ठीक है, और एक डायरेक्टर जनरल भी रहता है जो एक्स ऑफिसियो है। उसके साथ ही साथ नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे रहते हैं मिनिमम 9 मैक्सिमम 13, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। यहाँ पे भी वही है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स। ये है आपका सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन। और स्टेट एडवाइजरी कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है आपका? एक चेयरपर्सन रहता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और 2 MLAs रहते हैं। यहाँ पे 3 MPs रहते थे, यहाँ पे 2 MLAs रह रहे हैं। एक मेंबर रह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और चीफ इंस्पेक्टर भी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टर जनरल है एक्स ऑफिसियो, यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर है एक्स ऑफिसियो। और नंबर ऑफ मेंबर्स अदर मेंबर्स हैं 7 से लेकर 11 तक नंबर ऑफ अदर मेंबर्स, और उनको स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट कर रहा है। और यहाँ पे जो बिल्डिंग वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज ग्रेटर देन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, नेवर बी लेस देन, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका एक्सपर्ट कमेटी। ये भी आपका बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कमैन के एक्ट में ही आता है, एक्सपर्ट कमेटी। तो ये आपको याद रख लेना चाहिए, कहीं पे अगर पूछा जाता है कि एक्सपर्ट कमेटी कौन सी एक्ट में आता है, तो ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कमैन के एक्ट में आता है एक्सपर्ट कमेटी सेक्शन 5 के अंदर। तो इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसका काम है एडवाइजरी इन नेचर, ये एडवाइज करता है गवर्नमेंट को फॉर मेकिंग रूल्स एंड अदर फॉर मेकिंग रूल्स अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर कोई रूल्स अगर फ्रेम करना होता है तो ये एडवाइज करता है गवर्नमेंट को, एक्सपर्ट कमेटी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका स्टेट वेलफेयर बोर्ड्स। ये है आपका सेक्शन 18 के अंडर स्टेट वेलफेयर बोर्ड्स। तो इसको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी है, यहाँ पे एक चेयरपर्सन है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसका चेयरपर्सन देता है, अपॉइंट करता है। और अदर मेंबर्स हैं यहाँ पे अप टू नंबर ऑफ अदर मेंबर्स अप टू 15, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे नॉमिनेट कर रहा है। और यहाँ पे एक मेंबर वुमेन होना चाहिए। यहाँ पे भी जो है ये एक्सेप्शन यहाँ पे है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स। ये तीनों के रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव समान है। तो नेक्स्ट है आपका सेफ्टी कमेटी। सेफ्टी कमेटी आपका सेक्शन 38 में दिया गया है, जहाँ पे 500 या फिर उससे ज़्यादा बिल्डिंग वर्कर काम कर रहे हैं। अगर एक दिन भी अगर काम कर लिया तो भी वहाँ पे सेफ्टी कमेटी लाया जाएगा। तो एम्प्लॉयर को कॉन्स्टिट्यूट करना होता है सेफ्टी कमेटी। ये वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो सेफ्टी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? एम्प्लॉयर। कहाँ पे होता है? वेयर
500 और मोर बिल्डिंग वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। ओके, ये हो गया आपका बिल्डिंग और अंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कमेंस एक्ट, ये हो गया। और नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्द से जल्द मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में आपका है वर्क्स कमेटी, जो है आपका सेक्शन 3 के अंदर आता है, जहाँ पे भी इसका एलिजिबिलिटी क्या है वर्क्स कमेटी को गठन करने के लिए, जहाँ पे भी 100 या फिर उससे ज़्यादा वर्कमैन, अगर कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई काम कर रहे हैं 100 या फिर उससे ज़्यादा वर्कमैन, अगर पिछले 12 महीना में अगर एक दिन भी काम कर लिया तो वहाँ पे वर्क्स कमेटी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो वर्क्स कमेटी को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? यहाँ पे एम्प्लॉयर करता है, ठीक है। तो ये एक बाईपार्टाइट बॉडी है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वर्क्स कमेटी बाईपार्टाइट है फिर ट्राईपार्टाइट है। तो ये एक बाईपार्टाइट बॉडी है जहाँ पे कि वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका बोर्ड्स ऑफ कंसिलिएशन। तो ये एक अथॉरिटी भी है, पर सिंस इसको हम बोर्ड भी बोलते हैं अदरवाइज, तो ये एक बोर्ड के अंदर भी आता है। तो बोर्ड्स ऑफ कंसिलिएशन आपका सेक्शन 5 के अंदर आता है, सेक्शन 5 के अंदर। इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जब भी नेसेसरी होता है तब ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको सेटलमेंट करने के लिए, उसका सेटलमेंट को प्रमोट करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन है? एक चेयरमैन होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, 2 या फिर 4 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि इक्वल रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, जो भी डिस्प्यूट का पार्टीज हैं उनको इक्वली रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम अदरवाइज बोर्ड भी बुला सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया आपका कमिटीज़ एंड बोर्ड्स का जो चारों एक्ट लिया गया है, इसका दूसरा पार्ट भी बनेगा। तो कंपैरेटिव स्टडीज़ आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरा जो फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम के जो ग्रुप है जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।